बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। ये एक ड्रामा है जो एक जर्मन राइटर बर्टोल्ट ब्रैकेट ने लिखा। आज की वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बर्टोल्ट ब्रैकेट के इंट्रोडक्शन को, फिर इस प्ले के की फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे, मेजर कैरेक्टर्स को डिस्कस करेंगे, इस प्ले की समरी, थीम्स और एनालिसिस वन बाय वन हम इन सारे पॉइंट्स को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इजीली सॉल्व कर सकें। आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस प्ले के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो BSELN वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ से आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बर्टोल्ट ब्रैकेट की इंट्रोडक्शन से आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये एक जर्मन राइटर, ड्रामाटिस्ट और पोएट हैं जो 1988 में जर्मनी में पैदा हुए। इन्होंने म्यूनिख यूनिवर्सिटी से मेडिसिन पढ़ी, लेकिन बाद में इन्होंने अपना फोकस लिटरेचर और थिएटर की तरफ शिफ्ट कर लिया। 1920s में इन्होंने लिखना शुरू किया और 1922 में इनका पहला वर्क पब्लिश हुआ जिसका नाम था ड्रम्स इन द नाइट। ये पब्लिश होते ही बहुत फेमस हो गया। इस नॉवल से ही इन्हें कामयाबी और शोहरत मिली। ये मार्क्सिस्ट आइडिया से बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे और अपने वर्क्स में भी इन्हीं आइडियाज़ की बात की। इन्होंने अपने वर्क्स में सोशल इनजस्टिस और क्लास स्ट्रगल को दिखाया, यानी किस तरह सोसाइटी क्लासेस में डिवाइड है, यानी अमीर और गरीब में तकसीम है और लोअर क्लास हमेशा स्ट्रगल करती नज़र आएगी क्योंकि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब और भी गरीब हो रहा है। अपर क्लास कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजीज को सपोर्ट करते हैं, यानी उनका पूरा ध्यान पैसा बनाने पर होता है और इसी चक्कर में वो गरीबों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एपिक थिएटर को डेवलप किया जिसमें ऑडियंस को पता होता है कि वो ड्रामा देख रहे हैं, इसलिए वो ड्रामा देखकर सिर्फ एंटरटेन नहीं होते बल्कि क्रिटिकली सोचते भी हैं और सोशल इश्यूज पर गौर भी करते हैं। अगर हम इनके फेमस वर्क्स की बात करें तो इनमें है द थ्री पेनी ओपरा जो 1928 में पब्लिश हुआ, फिर है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन जो 1939 में पब्लिश हुआ जिसको हम आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे, और फिर है द कुकेयन चाक सर्कल जो 1944 में पब्लिश हुआ। 1933 में जब जर्मनी के अंदर नाजी पार्टी राइज हुई तो बर्टोल्ट ब्रैकेट को अपने पॉलिटिकल व्यूज़ की वजह से जर्मनी छोड़ना पड़ा और ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर रहे जैसा कि डेनमार्क, स्वीडन और यूनाइटेड स्टेट्स। 1949 में ये ईस्ट जर्मनी वापस आ गए और इन्होंने एक थिएटर कंपनी में काम करना शुरू कर दिया जिसका नाम था बर्लिनर इंसेंबल। 14 अगस्त 1956 में ईस्ट बर्लिन में ही इनकी डेथ हो गई। इस प्ले के की फैक्ट्स की बात करें तो इस प्ले का फुल टाइटल है मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन। चूँकि ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा गया तो यहाँ इसका जर्मन टाइटल भी मेंशन है। सितंबर 1939 में ये लिखा गया। स्वीडन के अंदर ये लिखा गया। 1941 में ये पहली बार परफॉर्म हुआ और 1941 में ही ये पब्लिश हुआ। इसका लिटरेरी पीरियड है मॉडर्निज्म, जॉनरा है हिस्टोरिकल प्ले, ये एपिक थिएटर का प्ले है। एपिक थिएटर को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि एपिक थिएटर में ऐसा ड्रामा होता है जिसमें ऑडियंस अवेयर होती है कि वो ड्रामा देख रही है और ऑडियंस इमोशनली यानी जज्बाती तौर पर शामिल नहीं होती बल्कि क्रिटिकली सोशल इश्यूज के बारे में सोचती है। ये एक वॉर प्ले है। इसकी सेटिंग रखी गई यूरोप में जब 30 इयर्स वॉर चल रही थी जो 1618 से 1648 तक रही। शुरू में ये कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स के दरमियान वॉर थी, लेकिन बाद में पॉलिटिकल और टेरिटोरियल इश्यूज भी क्रिएट हो गए। बर्टोल्ट ब्रैकेट ने मदर करेज एंड हर चिल्ड्रन की सेटिंग इसी वार के दौरान रखी ताकि जंग के हॉरर्स और इसकी ब्रूटल नेचर को हाईलाइट कर सके। अगर इस प्ले के मेजर कैरेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले है मदर करेज।
जिसका नाम है एना फायरलिंग। इसकी पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड है। ये कैंटीन वैगन रन करती है, यानी वॉर के दौरान सोल्जर्स को सामान बेचती है, उन्हें खाने पीने का सामान मुहैया करती है और बदले में पैसे लेती है। ये रिसोर्सफुल और डिटरमिन्ड है और हर कीमत पर सिर्फ मुनाफा चाहती है, सिर्फ प्रॉफिट चाहती है, यहाँ तक कि अपने बच्चों की जान भी दांव पर लगा देती है, अपने बच्चे भी खो देती है। फिर है आइलिफ। ये मदर करेज का बड़ा बेटा है, ब्रेव और स्ट्रॉन्ग यंग मैन है और ये सोल्जर बन जाता है क्योंकि ये जंग में प्रूव करना चाहता था कि ये वाकई स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है। लेकिन इवेंचुअली इसका डाउनफॉल होता है और ये मर जाता है। फिर है स्विस चीज़। ये मदर करेज का दूसरा बेटा है, ईमानदार आदमी है और सिंपल माइंडेड है। इसे आर्मी में पे मास्टर बना दिया जाता है और इसकी ईमानदारी की वजह से ही इसे मार दिया जाता है, क्योंकि जब कैथोलिक्स आते हैं तो ये कैश बॉक्स छुपा देता है और उसे छुपाने की वजह से ही कैथोलिक्स इसे गोली मार देते हैं। फिर है कैटरिन। ये मदर करेज की बेटी है, ये म्यूट है, बोल नहीं सकती। पास्ट ट्रॉमा की वजह से ये नहीं बोल सकती, लेकिन ये बहुत ही काइंड और कंपैशनेट है। व्यूअर्स, चलिए अब समरी शुरू करते हैं। प्ले के शुरू में मदर करेज गाना गा रही होती है और जंग से पहले फौजियों को इनकरेज करती है कि वो उससे खाने पीने की चीज़ें खरीदें। यूं प्ले की टोन सेट होती है और हमें पता चलता है कि मदर करेज सोल्जर्स को चीज़ें बेचती है और प्रॉफिट कमाती है ताकि अपने रहने का बंदोबस्त कर सके। प्ले का पहला सीन 1624 में स्वीडन के एक रूरल एरिया में सेट किया गया है, जब 30 इयर्स वॉर चल रही थी। मदर करेज गाना गा रही होती है। 2 सोल्जर्स उनके पास आते हैं, मदर करेज और उसके बच्चों को रोकते हैं और मदर करेज से पूछते हैं कि वो चीज़ें क्यों बेच रही है, उसे किसने इजाज़त दी है कि वो ये चीज़ें आर्मी को बेचे, क्या उसके पास कोई बिजनेस लाइसेंस है। तो मदर करेज बताती है कि किस तरह उसने अपना ये निक नेम मदर करेज हासिल किया। मदर करेज ने जंग के दौरान, जब हर तरफ तबाही थी और ख़तरे का समा था, बहुत ही बहादुरी के साथ सोल्जर्स को सामान बेचा और तभी उसे ये नाम मदर करेज मिला। फिर बच्चे बताते हैं कि उनका फादर एक नहीं है, बल्कि उनके डिफरेंट फादर्स हैं, क्योंकि मदर करेज यूरोप में ट्रैवल करते हुए मुख्तलिफ आदमियों से मिली थी। फिर सोल्जर्स मदर करेज के बड़े बेटे आइलिफ को अपने साथ जाने को कहते हैं कि वो आर्मी ज्वाइन कर ले और उनके साथ जंग में जाए। इस तरह वो रिच भी हो जाएगा और उसे बहुत इज्जत भी मिलेगी। मदर करेज परेशान हो जाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि आइलिफ आर्मी ज्वाइन करे, लेकिन फिर भी वो उसे रोक नहीं पाती और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मदर करेज को फ्यूचर प्रेडिक्शंस मिलती हैं। वो लॉर्ड्स के ज़रिए फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है और उसे पता चलता है कि जंग के दौरान उसके 3 बच्चे मर जाएंगे। इस तरह हमें इशारा मिलता है कि जैसे जैसे प्ले आगे बढ़ेगा वैसे वैसे बहुत ही ट्रेजिक इवेंट्स होने वाले हैं। फिर 2 साल बाद आइलिफ और मदर करेज मिलते हैं। पोलैंड में अचानक से उनकी मुलाकात होती है। फिर मदर करेज स्वीडिश कमांडर के कुक को चिकन बेचती है और ये चिकन वो बहुत ही महंगे दामों बेचती है, जितनी इसकी कीमत होती है उससे कहीं ज़्यादा कीमत लेती है। फिर आइलिफ कमांडर को बताता है कि किस तरह उसने कुछ पीजेंट्स को धोखा दिया है और धोखे से उनके कैटल यानी मवेशी चुरा लिए हैं। इससे हमें पता चलता है कि किस तरह जंग ने आइलिफ को बेरहम बना दिया था, कि वो लोगों को मारता फिर रहा था, उन्हें धोखा दे रहा था। फिर आइलिफ और मदर करेज दोनों मिलकर एक गाना गाते हैं कि किस तरह एक नौजवान आदमी हीरो बनने के लिए जंग के मैदान में उतरता है, लेकिन अपने इस अनरियलिस्टिक ड्रीम की वजह से वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। यानी वो हीरो बनने की खातिर अपनी जान दांव पर लगाता है और आखिर में उनके हाथ कुछ नहीं आता सिवाय मौत के। यूं हमें वॉर की ब्रूटैलिटी का अंदाज़ा होता है कि किस तरह नौजवान लोग हीरो बनने की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे।
यानी हीरो बनने के लिए और इज्जत हासिल करने के लिए वो जंग के मैदान में उतर रहे थे। उन्हें बहकाया जा रहा था। फिर प्ले का नेक्स्ट सीन 3 साल बाद होता है और हम देखते हैं कि किस तरह जंग अब भी कैरेक्टर्स पर असर कर रही थी। फिर एक ऑर्डिनेंस ऑफिसर शराब की बोतल लेने के लिए अपनी आखिरी बुलेट्स मदर करेज को बेच देता है, जिससे हमें पता चलता है कि किस तरह जंग में लोग सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। फिर मदर करेज एक यंग सेक्स वर्कर से मिलती है जिसका नाम था एवेटी। वो बताती है कि उसे एक कुक से प्यार हो गया था, लेकिन कुक ने उसे धोखा दिया और उसे छोड़कर चला गया। फिर कुक और चैपलन आते हैं जो स्विस चीज़ को ढूंढ रहे थे, लेकिन स्विस चीज़ की अब जॉब हो गई थी। वो आर्मी में पे मास्टर बन गया था, यानी एक ऐसा पर्सन जो मनी को हैंडल करता है। फिर चैपलन स्वीडन के बादशाह की तारीफ करता है और कहता है कि पोलैंड की आज़ादी के लिए लड़ना एक बहुत ही अच्छा और नेक काम है। पोलैंड को कैथोलिक कंट्रोल से आज़ाद करवाना चाहिए। लेकिन कुक और मदर करेज कहते हैं कि किंग पावर और कंट्रोल चाहता है, इसीलिए वो ये जंग करवा रहा है। इस तरह वो जंग को जस्टिफाई और क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कैथोलिक फोर्सेस अटैक करती हैं। कुक जल्दी से वहाँ से चला जाता है ताकि कैटरीन को बचा सके। कैटरीन ने एवेटी की हैट और रेड बूट्स पहने होते हैं, लेकिन मदर करेज जल्दी से उन्हें छुपा देती है ताकि खतरे से बचा जा सके। फिर स्विस चीज़ आता है और कैश बॉक्स छुपा देता है ताकि वो महफूज रहे और अटैकर्स के हाथ ना लगे। मदर करेज अपनी वैगन से प्रोटेस्टेंट फ्लैग उतार देती है ताकि कैथोलिक सोल्जर से बच सके। ये फैमिली 3 दिन तक छुपी रहती है ताकि इन कैथोलिक अटैकर से बच सकें। लेकिन 2 कैथोलिक सोल्जर्स, जिनमें एक था सार्जेंट और दूसरा था वन आई, ये दोनों कैटरीन पर अटैक करते हैं और उन्हें कहते हैं कि कैश बॉक्स कहाँ है। तुम्हारे भाई स्विस चीज़ ने जो कैश बॉक्स छुपाया है वो हमें दे दो। कैटरीन बोल नहीं सकती थी। वो स्विस को अपने जेस्चर से समझाने की कोशिश करती है, लेकिन स्विस उसे समझ नहीं पाता। आखिरकार सोल्जर्स स्विस को पकड़ लेते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कैश बॉक्स ले पाते, स्विस उसे दरिया में फेंक देता है। दूसरी तरफ मदर करेज एवेटी से पैसे लेती है, जिसने अभी अभी एक ओल्ड कर्नल से लिए थे। मदर करेज ये पैसे लेती है ताकि अपने बेटे की जान को बचा सके, अपने बेटे को आज़ाद करवा सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपने बेटे की जान बचा पाती, वो स्विस चीज़ को मार देते हैं। मदर करेज का पेमेंट में डिले करना उसके बेटे की जान ले लेता है। फिर सोल्जर्स स्विस चीज़ की बॉडी लेकर मदर करेज के पास आते हैं, लेकिन मदर करेज खुद को बचाने के लिए ये प्रिटेंड करती है कि वो इसको नहीं जानती। और फिर सोल्जर्स स्विस चीज़ की बॉडी को ले जाते हैं और एक डंप में दफना देते हैं। फिर अगले सीन में मदर करेज एक जर्मन कैप्टन के खैमे में जाती है और जुर्माने के खिलाफ एहतजाज करती है कि स्विस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के इल्ज़ाम में जो फ़ाइन किया गया है वो बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। अभी मदर करेज वहाँ ही होती है कि वहाँ एक यंग सोल्जर आता है जो बहुत ही गुस्से में होता है क्योंकि कैप्टन ने उसका रिवॉर्ड छीन लिया था। ये रिवॉर्ड स्विस चीज़ का कैश बॉक्स था जो उसे दरिया में तैरने के बाद मिला था। यंग सोल्जर बहुत गुस्से में होता है और वो कैप्टन को मारने की धमकी देता है, लेकिन मदर करेज यंग सोल्जर को काम डाउन करने के लिए एक गाना गाती है जिसका नाम है द सॉन्ग ऑफ ग्रेट कैप्चुलेशन, जिसमें वो बताती है कि वक्त के साथ साथ उसने ये सीख लिया है कि ज़िंदगी की तल्ख और सख्त हकीकतों को मान लेना चाहिए, ख़ास तौर पर जंग के दौरान ज़िंदगी की इन हार्श रियलिटीज़ के साथ समझौता कर लेना चाहिए। ये सॉन्ग सुनने के बाद यंग सोल्जर फैसला करता है कि वो यहाँ से चला जाए। दोनों मदर करेज और यंग सोल्जर वहाँ से चले जाते हैं कि मज़ीद शिकायत करने का अब कोई फ़ायदा नहीं है। एक रात जब मदर करेज टाउन में बिजनेस कर रही होती है तो सोल्जर्स का एक ग्रुप इस पीजेंट फैमिली के घर में आता है
वो पीजेंट के बेटे यानी यंग पीजेंट को कहते हैं कि वो उन्हें गाइड करे और टाउन ऑफ हेल तक पहुंचाए। इस लड़के का बाप यानी ओल्ड पीजेंट छत पर चढ़कर देखने लगता है कि आखिर क्या हो रहा है। तो इतने में वो देखता है कि आर्मी की बहुत बड़ी तादाद हेल तक पहुंच रही है। खतरा महसूस करते हुए ओल्ड पीजेंट जल्दी से नीचे आता है और अपनी बीवी और कैटरीन के साथ मिलकर दुआ करने लगता है। किसान और उसकी बीवी दोनों बात करने लगते हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हेल में रहते हैं। जब कैटरीन ये सुनती है तो वो छत पर चढ़ जाती है और ज़ोर ज़ोर से ड्रम बजाने लगती है ताकि टाउन के लोगों को आने वाली फ़ौज का पता चल जाए, वो ख़तरे से आगाह हो जाएं। वो अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों को बचाने के लिए ढोल बजाती रहती है। फिर सोल्जर्स वापस आते हैं और कैटरीन को रोकने की कोशिश करते हैं कि वो रुक जाए, ढोल ना बजाए, लेकिन कैटरीन इनकार कर देती है और वो ढोल बजाती रहती है ताकि वो टाउन के लोगों को ख़तरे से आगाह कर सके, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। फिर सोल्जर्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे डराते हैं कि अगर उसने स्टॉप ना किया तो वो उसे मार देंगे। लेकिन कैटरीन फिर भी बहुत बहादुरी के साथ ड्रम बजाती रहती है और आखिरकार सोल्जर्स उसे शूट कर देते हैं। वो फायर करते हैं और कैटरीन को मार देते हैं। फिर प्ले के फाइनल सीन से हमें पता चलता है कि मदर करेज अपनी बेटी कैटरीन की लाश के पास बैठी होती है, इस हकीकत को फेस नहीं कर पाती और यही सोचती है कि शायद कैटरीन सो रही है। फिर मदर करेज अपने बच्चों की दुख भरी किस्मत पर एक गाना गाती है और सोचती है कि शायद उसका बेटा आइलिफ जिंदा है, लेकिन आइलिफ भी जंग में मर चुका था। ये एक ऐसा फैक्ट था जो अभी तक मदर करेज नहीं जानती थी। फिर मदर करेज किसानों से कहती है कि कैटरीन को दफन कर दें। अपने शदीद दुख और गम के बावजूद मदर करेज जानती थी कि उसे ज़िंदा रहने के लिए आगे बढ़ना होगा। वो अपनी गाड़ी के साथ दोबारा अपना सफ़र शुरू करती है और उसी कैथोलिक आर्मी के साथ मिल जाती है जिसने उसकी बेटी को मारा था, ताकि वो अपने बिजनेस और अपनी ट्रेड को जारी रख सके। प्ले के आखिर में वही गाना दोबारा गाया जाता है जो प्ले के शुरू में गाया गया था, जो वॉर और सफरिंग्स के कभी ना ख़त्म होने वाले साइकिल को जाहिर करता है। मदर करेज का अभी भी सफ़र जारी रहता है, हालांकि वो जंग के दौरान अपने सारे बच्चे खो चुकी थी। अगर इस प्ले के थीम्स की बात करें तो सबसे पहले है वॉर एंड कैपिटलिज्म। ये प्ले मदर करेज की कहानी के ज़रिए वॉर एंड कैपिटलिज्म के दरमियान रिलेशनशिप जाहिर करता है कि किस तरह मदर करेज जो वॉर के दौरान अपने सारे बच्चे खो देती है, लेकिन फिर भी उसका सफ़र जारी रहता है। वो अपने बिजनेस के लिए और प्रॉफिट हासिल करने के लिए उन्हीं सोल्जर्स के साथ जा मिलती है जिन सोल्जर्स ने उसकी बेटी को मारा था। बर्टोल्ड ब्रैकेट क्रिटिसाइज़ करता है कि किस तरह वॉर के दौरान कैपिटलिस्ट्स और मर्चेंट्स फ़ायदा उठा रहे थे। फिर है मदरहुड एंड सेक्रीफाइस। मदर करेज और उसके बच्चों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो प्ले का मरकज़ है। इसमें कोई शक नहीं कि मदर करेज अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन जो ऑब्सेशन उसकी प्रॉफिट के साथ थी, अपने बिजनेस के साथ थी, इसी ऑब्सेशन की वजह से वो अपने तीनों बच्चों को खो देती है। फिर है एलियनेशन इफ़ेक्ट। चूँकि ये प्ले एपिक थिएटर का हिस्सा है तो इसमें राइटर ने एलियनेशन इफ़ेक्ट क्रिएट किया है ताकि ऑडियंस कैरेक्टर्स के साथ इमोशनली इन्वॉल्व ना हो बल्कि क्रिटिकली सोच सकें। फिर है पैसिफिज्म एंड एंटी वॉर मैसेज। ये प्ले वॉर को क्रिटिसाइज़ करता है, उसके डीह्यूमनाइजिंग इफ़ेक्ट को क्रिटिसाइज़ करता है कि किस तरह वॉर में बेरहमी से लोगों को मारा जा रहा था। मदर करेज और उसके बच्चों की ट्रैजिक फेट के ज़रिए राइटर वॉर को क्रिटिसाइज़ करता है, उसके नुकसानात बताता है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली इसको अपने क्लास और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।
कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल